हे गाइस, दिस इज़ पीट टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जिसका टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये किस बारे में है। तो इसके बारे में मुझसे 2-3 लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी। ख़ास तौर पे एक लड़का है जिसका नाम ब्लेज बॉय है। उसने मुझसे बहुत बार हर वीडियो के कमेंट में करता था कि मार्वल वर्सेस वुल्वरीन बनाओ, मार्वल वर्सेस वुल्वरीन बनाओ। जबकि मैंने ये कॉमिक बुक सीरीज़ पहले पढ़ी भी नहीं थी। मैंने ये इसकी वजह से कॉमिक बुक सीरीज़ पढ़ी है और अब उसी के लिए ये कॉमिक बुक सीरीज़ के ऊपर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि तुम अब नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि ये तुम्हें सीरीज़ कैसी लगी है। तो हमेशा की तरह किसी भी कॉमिक बुक सीरीज़ को शुरू करने से पहले उसके बारे में जान लेना अच्छी बात है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताता चलता हूँ। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये बात है कि ये एक कैनन स्टोरी नहीं है। मतलब कैनन से मतलब ये है कि जो मार्वल की टाइमलाइन चल रही है जिसमें सिविल वॉर वगैरह के इवेंट्स आए, ये उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मतलब मार्वल ने सिर्फ एक स्टोरी ऐसी बनाई थी जैसे कि व्हाट इफ स्टोरीज़ होती हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो मतलब ये कैनन के अंदर नहीं होती हैं, ये सिर्फ रीडर्स के लिए होती हैं ताकि वो मज़ा ले सकें कि अगर इस तरह का भी कोई इवेंट हो गया तो ऐसा होता तो फिर क्या होता। तो इसको आप बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेगा और ये नहीं पूछेगा कि ये मार्वल यूनिवर्स की टाइमलाइन में कहाँ आती है, क्योंकि ये कहीं पे भी नहीं आती है। ये सिर्फ एक नॉन कैनन स्टोरी है। तो इस स्टोरी के अंदर बेसिकली हम ये देखेंगे कि एक तरफ हमारा वुल्वरीन और दूसरी तरफ मार्वल यूनिवर्स। तो ये देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये जो बात है, ये स्टोरी तो है तो काफ़ी ज़बरदस्त और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा मज़ा भी आएगा। तो इस सीरीज़ के अंदर जो है 4 इश्यूज़ हैं, तो मैं हर एपिसोड के अंदर एक इशू कवर करूँगा। इस तरह से हमारे पास 4 एपिसोड्स हो जाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले सिर्फ मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वो बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि इस कॉमिक बुक सीरीज़ के सारे एपिसोड आप सबसे पहले देख सकें। सो गाइस, चलिए इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। इस कॉमिक बुक का स्टार्ट ही होता है कि हम वुल्वरीन को देखते हैं जो कि किटी प्राइड का खून कर रहा है, मतलब अपने क्लॉसस की जान ले लेता है। और उसके पीछे हम देखते हैं कि क्लॉसस आगे खड़ा हुआ होता है और आपको पता है कि क्लॉसस और किटी प्राइड का तो चक्कर शुरू से चल ही रहा है। तो ये देख के क्लॉसस बिल्कुल पागल हो जाता है और वुल्वरीन साथ पीछे ये बता भी रहा है कि ये इसका नाम है पीटर रस्पुटिन, जो कि मेरा फ्रेंड है और ये रशिया से सिर्फ यहाँ पे इसलिए आया था ताकि ये हमारे साथ एक्स मैन को ज्वाइन कर सके। और जब हम शुरू में सिर्फ 5-6 एक्स मैन हुआ करते थे तब से हमारे साथ है और हम लोग जो हैं उस टीम का हार्ट थे, मतलब हमारे बिना वो टीम अधूरी थी। और वो कह रहा है कि हम दोनों के बीच में एक अलग ही तरह का बॉन्ड था। हम लोग आपस में ज़्यादा बात तो नहीं करते थे, लेकिन जब भी जंग के मैदान में उतरते थे तो हम दोनों एक दूसरे की खूब मदद करते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। और वो बता रहा है कि जब से ये बीमारी यहाँ पे फैली है उसके बाद से सब कुछ बदल चुका है। अब मैं जिनसे प्यार करता था मुझे उन्हीं को मारना पड़ रहा है और ये पीटर जो है ये सब डिज़र्व नहीं करता था। लेकिन ये मैं क्या करूँ, मेरे पास अब कोई रास्ता है नहीं। वो मेरा हमेशा से दोस्त था और दोस्त रहेगा। और हम देखते हैं कि वुल्वरीन जो है क्लॉसस को भी मार देता है। और फिर वुल्वरीन बताता है कि ये सब शुरू हुआ 5 हफ्ते पहले। कह रहा है उस दिन कोई ख़ास बात तो नहीं थी, वो सिर्फ एक ट्यूसडे का दिन था और मैं घर पर बैठ के आराम से क्लॉसस के साथ ही एक मैच देख रहा था। और कह रहा है कि हम लोग काफ़ी टाइम तक उस मैच से मज़े लेते रहे, लेकिन एक ही पल हमने देखा कि उसी मैच के दौरान कहीं से स्पाइडरमैन निकल कर आ जाता है और वो अपने एक विलन राइनो के साथ लड़ते लड़ते इस मैच के बीच में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि स्पाइडरमैन बिल्कुल अजीब हो चुका है और वो पूरे कैमरा के सामने, पूरी दुनिया के सामने राइनो को ज़िंदा खा जाता है। और वुल्वरीन बता रहा है कि मुझे तब से ही पता चल गया कि अब ये कोई सुपर हीरो स्टोरी नहीं रही है, अब बात लगता है कुछ आगे ही बढ़ चुकी है। और फिर हम लोगों को जो है फैंटास्टिक फोर की मदद लेनी पड़ी और फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड ने स्पाइडरमैन को मार गिराया, यानी कि उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दिया और उसको एक जार के अंदर बंद कर दिया ताकि वो उसको स्टडी कर सकें जैसे कि एक मकड़ी को करते हैं। और हम फिर यहाँ से शिफ्ट होते हैं फैंटास्टिक फोर के पास, जहाँ पे वुल्वरीन और वहाँ पे पहुँचा हुआ है और वो पूछ रहा है रीड रिचर्ड से कि इसके साथ आखिरकार हुआ क्या है कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि लोगन, मेरा जहाँ तक ख्याल है स्पाइडरमैन के साथ काम तुमने ज़्यादा करा है ना कि हमने। तो मैं तो ये समझ रहा था कि शायद तुम हमें आगे कुछ बताओगे। वो बताते हैं कि मैंने इसके खून के और इसके डीएनए के बहुत सारे सैंपल्स ले लिए हैं, लेकिन शुरू में तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि इसको कोई बीमारी है। लेकिन जैसे जैसे हम इसको और रिसर्च करते जा रहे हैं हमारे सामने कुछ अलग अलग किस्म की बीमारियाँ आ रही हैं जो कि इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखी। और द थिंग बोलता है कि ये जब से हम इसको यहाँ पे लेकर आए वो इसी तरह शेडोज़ में बैठ के ऐसी हरकतें किया जा रहा है। तो लोगन बोलता है कि थिंग, मुझे नहीं लगता कि स्पाइडरमैन कभी इससे पहले ऐसा किया करता था। ये सब बिल्कुल अजीब है, वो कभी किसी से नहीं छुपता था और मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी छुप रहा है। वो जो है हमें स्टडी करने की कोशिश कर रहा है जिस तरह कि एक प्रीडेटर करता है। और द थिंग बोलता है कि लोगन, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो कि जैसे वो हमें हंट करने के लिए निकला हुआ हो। तो लोगन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उसके यही इरादे हैं। और हम स्पाइडरमैन की शक्ल देखते हैं कि उसकी शक्ल बिल्कुल खौफनाक हो जाती है, वो एक तरह का ज़ॉम्बी बन चुका होता है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि मैंने इस मामले में हर किसी को बुला लिया है, हेनरी पिम, टीचाला, हैंक मकॉय, यहाँ तक कि स्टीवन स्ट्रेंज को भी, कि हो सकता है इसके ऊपर कोई मैजिकल एस्पेक्ट आ गया हो। और मैं कल सारी रात जागता रहा और दुनिया भर की न्यूज़ देखता रहा। तो वो लोगों बोल रहा है कि ये बीमारी है लेकिन इसके बारे में तुम्हें नहीं पता रीड।
तो रीड बोल रहे हैं कि हमने इससे पहले बीमारी आज तक कहीं पे नहीं देखी है, तो इस बीमारी को सही से आइडेंटिफाई करना मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने अपने और दूसरे साथियों को बुलाया है। तो रीड रिचर्ड बोल रहे हैं कि मुझे बस इतना पता है कि ये जो भी बीमारी है, जिस किस्म की भी बीमारी है, इसने जो है उसके मेटाबॉलिज्म को तकरीबन हर तरह से चेंज कर दिया है, क्योंकि अब उसका जिस्म जो है एक तरह से अडॉप्ट हो चुका है, और वो एक ऐसी स्टेट में अडॉप्ट हो चुका है जहाँ पे उसको जो है ताज़ा गोश्त खाने की लत लग गई है। मतलब अगर उसको अब कुछ खाने को मिले या ना मिले, वो किसी को भी पकड़ के खा जाएगा, वो उसमें ये नहीं देखेगा वो कौन है वो क्या है, उसको सिर्फ अब गोश्त नज़र आ रहा है। तो थिंग बोलता है कि रीड, तुमने फिर इस बंदे को यहाँ पे इस तरह क्यों रखा हुआ है, बराबर वाले कमरे में तुम्हारे बच्चे और बीवी भी हैं। तो रीड रिचर्ड बताता है कि नहीं बहन, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है ये अलग है, ये इसके खून में है, ये कोई इन्फेक्शन की तरह नहीं है कि जो इधर से उधर फैलेगा। यहाँ पर कोई बैक्टीरियाज भी मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, ये एक पैरासाइट है जो कि इसके ही अंदर है, तो इसको यहाँ रखना कोई हमारे लिए ख़तरे वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बीमारी इस तरह से नहीं फैलने वाली है। और फिर लोगन बताता है कि इस तरह से फिर हम लोगों ने कुछ दिनों तक ये बात छोड़ दी और हम लोग सब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी इसमें लौट गए। लेकिन मेरी नॉर्मल ज़िंदगी जो है इन सबसे बिल्कुल अलग थी। मैं एक एक्समैन था और मुझे हमेशा बुरे लोगों से लड़ाई झगड़े करने ही पड़ते हैं। और हम देखते हैं कि वो और साइलॉग जो हैं एक मिशन पे होते हैं, जहाँ पे साइलॉग के हाथ में एक ब्रीफकेस होता है और बोलती है कि लोगन, मेरे पास वो फाइल्स आ गई हैं, अब चलो यहाँ से, यहाँ और लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगन बोलता है कि नहीं, मुझे इन जोकरों को मज़ा चकाने दो, तुम ज़रा जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से भागते हैं और हम देखते हैं वो लोग जिस सीवर के अंदर होते हैं, वहाँ से वो लोग जब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो पहले साइलॉग जो है उसका ढक्कन हटा के बाहर निकलती है। लेकिन जब वो बाहर देखती है तो वो सिर्फ एक ही बात बोलती है कि नहीं खुदा, ये नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि वहाँ से उसके बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वुल्वरीन उसके पीछे भागता फ़ौरन चिल्लाते हुए कि साइलॉग, साइलॉग तुम्हें क्या हो गया। लेकिन जब वो उस ढक्कन से बाहर निकल के देखता है तो वो देखता है कि ब्रीफकेस के साथ साइलॉग का हाथ कटा हुआ सिर्फ जुड़ा हुआ होता है और उसकी पूरी की पूरी बॉडी गायब हो चुकी होती है और खून ही खून पड़ा होता है हर जगह। तो वहाँ पे फिर हम देखते हैं 1 घंटे बाद के रीड रिचर्ड वहाँ पे आते हैं और पूछते हैं लोगन से, क्या लोगन तुम्हें लगता है कि ये स्पाइडरमैन वाली बीमारी के ही रिलेटेड है। तो लोगन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने उसकी सेंट सुन ली थी और उसकी सेंट बिल्कुल उसी तरह की थी जिस वक्त स्पाइडी के पास से जो सेंट आ रही थी। लेकिन ये जो कोई भी उसकी तरह, ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट है, क्योंकि मैं जो हूँ एक रेन फॉरेस्ट के अंदर भी किसी की सेंट सुन सकता हूँ, लेकिन इसकी सेंट मुझे सिर्फ एक पल के लिए आई और एकदम गायब हो गई। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि वेल, इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि जिसने ये करा हो वो उड़ सकता हो या फिर वो टेलीपोर्ट हो सकता हो। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें इनकाउंटर की हैं जिसमें टेक्नोलॉजीज़ और लोगों के पास ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जो कि अपने पीछे अपने ट्रेसेस नहीं छोड़ते हैं। तो लोगन इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन रीड रिचर्ड बोलते हैं कि अब जो हमारे पास हालात हमारे सामने आने वाले हैं उसके हिसाब से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, और पॉसिबल से मेरा मतलब ये है कि अब हमें डरना चाहिए। तो लोगन बताता है उसके बाद रीड रिचर्ड ने मुझसे कहा कि ये सब तुम पुलिस और फॉरेंसिक पीपल्स के ऊपर छोड़ दो, वो लोग जो है इसको तलाश कर लेंगे और पता लगा लेंगे ये सब किसने किया है। लेकिन साइलॉग मेरे साथ थी और वो मेरे सामने मारी गई है, मैंने उसको मरने दिया और ये सब जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर आती है। मैं अपने बारे में बहुत बकवास करता हूँ कि मैं एक ऐसा हंटर हूँ, मेरे पास ऐसे सेंसेस हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, लेकिन जब मेरी दोस्त मरी तो मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया। साइलॉग का किलर जो है वो कहीं ना कहीं घूम रहा है और वो जो कोई भी है मैं उसको ढूंढ के ही रहूँगा, और वो कितना भी रियल हंटर क्यों ना हो, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा तो हो नहीं सकता है, तो वो अपने पीछे कोई ना कोई ट्रेल तो छोड़ के ही जाएगा और मैं पता लगा लूँगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन अलग अलग जगहों पे जाकर ढूंढ रहा होता है और उसको कहीं और पे भी इस तरह के ढांचे वगैरह पड़े हुए मिल रहे होते हैं चीज़ों के। हम 24 घंटे बाद देखते हैं जहाँ पे रीड रिचर्ड दोबारा उस लैब के अंदर होते हैं लोगों के साथ जहाँ पे स्पाइडरमैन को उन्होंने कैद किया हुआ है, और रीड बताते हैं कि मैंने हेनरी पिम को यहाँ पे बुला लिया था कि वो मेरी रिसर्च को रिव्यू कर सकें और उनके पास जितनी एवेंजर्स के रिलेटेड जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो सब हमारे इस्तेमाल में ला सकें, क्योंकि हमें इस बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। तो हेनरी पेम बोलते हैं कि मैं रीड रिचर्ड की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि ये एक किस्म का प्लाग या कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसने इसके सेंसेस को बदल के रख दिया है। तो बैन बोलता है कि क्या मतलब डॉक्टर, तुम्हें क्या लगता है कि वेब हेड ने जो है ऐसी डिसाइड कर लिया कि उसको और प्रोटीन की ज़रूरत है तो वो लोगों को मारने के लिए निकल गया। तो डॉक्टर बताते हैं कि बैन, ये जो है एक जेनेटिक चेंज है और ये कुछ भी है इसकी वजह से जो है स्पाइडरमैन के डीएनए को रीरिटन कर दिया गया है, मतलब उसके जो नेचर है उसी को चेंज कर दिया गया है। तो लोगन पूछता है तो मतलब आखिरकार ये है क्या चीज़। वो बताते हैं कि ये असल में अभी भी स्पाइडरमैन ही है, इसके पास इसकी पावर्स भी हैं और मेरा जहाँ तक ख्याल है इसके पास उसकी कुछ मेमोरीज़ भी हैं, और जो दूसरी चीज़ें हैं वो बिल्कुल सिंप्लीफाइड हो गई हैं। मतलब कि ये जैसे कि केवमैन्स वगैरह होते थे पुराने ज़माने में कि उनको सिर्फ खाना चाहिए था, वो सिर्फ जंगली और बेरहमी से लोगों को मार देते थे अपने खाने के लिए, और ये अब उसी स्टेट में चले गया है। और रीड रिचर्ड बताते हैं कि यहाँ पे ख़ास बात ये भी है कि मैंने उसके ऊपर हर तरह की गैस आजमा के देख ली, हर तरह की ख़तरनाक कंडीशन करके देख ली, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी, कोई भी मैं कंडीशन चेंज कर दूँ उसके हिसाब से इसकी बॉडी इसको फ़ौरन रैप कर लेती है। इसका मेटाबॉलिज्म जो है एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, मतलब हम कोई भी इसके ऊपर एक्सट्रीम सिचुएशन क्यों ना डाल दें इसकी बॉडी उसको अडेप्ट कर रही है। तो लोगन बोलता है कि ये तो सर्वाइवल के लिए बिल्कुल सूट करता है, या फिर इसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है।
तो बेन बोलता है कि ये तो बड़ी ख़तरनाक सोच है लोगन तुम्हारी। तो रीड रिचर्ड पूछते हैं कि तुम्हारा क्या ख्याल है लोगन, क्या किसी ने इसके साथ ऐसा किया है? तो लोगन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरा यही ख्याल है, इसके साथ और जिसने साइलॉक को मारा है उसके साथ भी। तुम लोग अपनी आंखें खोल के तो देखो ज़रा कि तुम लोग क्या कह रहे हो कि इसने अपनी बॉडी को परफेक्टली अडेप्ट कर लिया। और तुम्हें कब से ऐसा लगने लगा कि नेचर जो है परफेक्ट है? नेचर के अंदर हमेशा फ्लॉज होते हैं, वो रॉ होती है, वो रैंडम होती है, वो एक जहन्नुम की तरह होती है, वो कभी भी बदल सकती है, लेकिन वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। और तुम यहाँ पे बात कर रहे हो इसकी परफेक्ट होने की। और वहाँ से हम देखते हैं कि सू स्टॉर्म आती है जो कि रीड रिचर्ड की वाइफ है और बोलती है कि रीड माय गॉड तुम जल्दी से आके न्यूज़ देखो। और हमें न्यूज़ में पता चलता है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर जहाँ पे ब्लॉब जो कि एक म्यूटेंट है जो कि बहुत मोटा सा, आपने इसको मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा और आपको याद हो, तो वो बता रहे हैं कि उस रेस्टोरेंट के अंदर ब्लॉब अचानक बैठे जो कि म्यूटेंट क्रिमिनल था, उसने उस रेस्टोरेंट के अंदर तकरीबन 25 लोगों को ज़िंदा खा लिया है और वो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट सिर्फ खून से ही भरा हुआ है। और अथॉरिटीज़ ये बता रही हैं कि इसके पीछे जो कोई भी है, हो सकता है कि इसके पीछे वही सीन हो जो कि स्पाइडरमैन के पीछे था। जिस तरह स्पाइडरमैन ने उस राइनो को मारा था, इसी तरह आज एक म्यूटेंट ने एक रेस्टोरेंट के अंदर 25 लोगों को ज़िंदा खा लिया। तो वहाँ पे वो लोग सब एकदम हैरत में रह जाते हैं और हैंग पिम बोलते हैं कि ये बीमारी तो फैल रही है। और सू पूछती है कि रीड आखिरकार हो क्या रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो लोगन बोलता है क्या रीड तुम्हें अभी भी लगता है कि ये कोई प्लाग या कोई बीमारी नहीं है? तो ज़रा एक बार दोबारा सोच लो। लेकिन हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड बिल्कुल चुप हो जाते हैं ये न्यूज़ सुनने के बाद। और वहाँ पे हेनरी पिम बोलता है कि रीड ये सब सोचना समझने का टाइम नहीं है, हमें इस चीज़ की जड़ में जाना होगा, हमें पता लगाना होगा कि ये क्या चीज़ है और हमें एक रिस्पांस प्रोटोकॉल बिल्ड करना पड़ेगा इन सब के लिए। तो रीड बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि हम इससे आगे जा पाएंगे, क्योंकि ये तो अभी से जेनेटिक लेवल पे है, तो इससे आगे जाना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो लोगन एकदम भड़क जाता है और बोलता है कि रीड तुम्हारा क्या मतलब है कि हमें बहुत देर हो चुकी है, हार मानना कब से सीख लिया तुमने? तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि प्लीज़ मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं लेंगे या हम कुछ करेंगे नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है जेनेटिक म्यूटेशन के अंदर स्लोली प्रोसेस कर रही है, कि हो सकता है कि ये सब प्लाग अभी हमारे अंदर भी शामिल हो लेकिन हमें पता ना चल रहा हो, लेकिन वक्त के साथ साथ ये डेवलप होना शुरू हो जाए। और किसको क्या पता कि ये बीमारी कहाँ तक फैल चुकी है। फिर हम कुछ घंटों बाद देखते हैं कि लोगन अपनी बाइक के साथ खड़ा हुआ है और वो फ़ोन पे बात कर रहा है बीच से, जो कि हेनरी मकॉय है। और लोगन बोलता है बीच से कि वो लोग जो हैं अभी तक रीड के लैब में हैं, हैंक और पेम, और वो दोनों बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर अपने खिलौनों से खेल रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पाइडरमैन को आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन मैं यहाँ इस रोडों पर घूम रहा हूँ ताकि मैं उस सन ऑफ अ बिच को पकड़ सकूँ जिसने साइलॉक को मारा था। ये जो कुछ भी है ये बहुत ख़तरनाक है और इसकी ख़ास बात यह है कि ये अपनी सेंट बदलते हुए जा रहा है। तो वहाँ पे बीच हम देखते हैं वो बताता है कि रीड रिचर्ड ने मुझे जो है स्पाइडरमैन के खून के सैंपल्स को भेजा है जिसकी मैं सीक्वेंसिंग कर रहा हूँ, और मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि हो सकता है कि ये स्पाइडरमैन भी है और ये स्पाइडरमैन नहीं भी है। मतलब इसके केमिकल चेंजेस, इसके हार्मोन चेंजेस बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है स्पाइडरमैन के मकाम से खोता जा रहा है। तो लोगन बोलते हैं कि हैंग ये सारी बातें तुम अपने पास रखो, मुझे ये साइंस वाइंस नहीं चाहिए, मुझे कुछ ऐसी चीज़ दो जिसको मैं ट्रैक कर सकूँ और उसका पीछा कर सकूँ। तो वो बताता है कि ये सब काम इतना आसान नहीं है, इस पूरे डीएनए को सीक्वेंस होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे ये ख़त्म होगा मैं तुम्हें बता दूंगा कि इसके पीछे कोई भी था या है जो कि हमारी फाइल्स के अंदर शो होता है, तो मैं उसके बारे में तुम्हें फ़ौरन से बता दूंगा। तो तुम जाके उसको फ़ौरन से पकड़ लेना। और वो लोगन को समझाने की कोशिश करता है कि लोगन देखो अब जो हुआ है वो हो गया है, लेकिन जैसा कि अब मैंने अभी तुम्हें कहा है कि उससे इसका पूरा डीएनए बदल चुका है, अब उसका दिमाग, उसकी बॉडी उसके कब्जे में नहीं है। तो हो सकता है जिसने साइलॉक को मारा हो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया हो, तो उसको मारने का अब कोई मतलब नहीं है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो एक तरह से पूरा जंगली बन चुका है। तो लोगन बोलता है कि ये तो मेरे लिए और भी आसान हो गया उसको मारना। तो हेनरी बोलता है कि लोगन प्लीज़ मेरी बात को समझो, ये सब अभी गुस्से और रेज का टाइम नहीं है, तुम्हें अपना दिमाग से काम लेना पड़ेगा। हो सकता है कि उस विक्टिम के पास कुछ ऐसी चीज़ें हो जो हमें चाहिए हों और हम उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके, दूसरे लोगों को बचा सकें। तो लोगन बोलता है कि हाँ हैंक तुम ऐसी बातें वहाँ पे बैठ के कर सकते हो क्योंकि तुमने साइलॉक की बॉडी नहीं देखी थी, उस हरामी के बच्चे ने सिर्फ वहाँ पर एक हड्डी छोड़ दी थी। तो हैंक बोलता है कि लोगन प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, लेकिन लोगन उसकी कॉल काटता है और किलर के पीछे निकल जाता है उसको ढूंढते हुए। और हम देखते हैं कि वो एक गली के अंदर पहुंचता है जहाँ पे एक बीवी अपने बच्चे के साथ होती है और वहाँ पे उसको मारने के लिए एक आदमी खड़ा हुआ होता है। तो लोगन जो है सीधा उस आदमी के जाके अपने क्लॉस घुसा देता है, उसको मार देता है। लेकिन उसको पता चलता है कि ये आदमी उस बीवी को, अपनी बीवी को इसलिए मार रहा था क्योंकि उसकी बीवी के ऊपर भी ये बीमारी आ चुकी है। तो लोगन ये देख के बिल्कुल हैरत में पड़ जाता है कि उसने उस बेचारे आदमी को मार दिया जो बिल्कुल सही था और उस औरत को छोड़ दिया जो कि पहले से इन्फेक्टेड थी। और फिर हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे जितने भी होते हैं उन सबको मार देता है। और लोगन बोलता है कि मुझे ऐसा एहसास होने लगा उस वक्त कि जिसने साइलॉक को मारा था वो शायद सच में उड़ सकता था, और पेम सही बोल रहा था, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब वो मेरी तलाश कर रहा है। और हम देखते हैं कि फिर हम यहाँ से दोबारा उसके पास शिफ्ट होते हैं बीस्ट के पास, जो कि लोगन अपनी रिपोर्ट देते हुए बोल रहा होता है कि मेरी बहुत बुरी हालत कर दी है उन लोगों ने। तो वो बीस्ट बोलता है क्या तुम बिल्कुल ठीक हो, क्या तुम ख़राब तो नहीं हुए, मतलब तुम्हें वो बीमारी तो नहीं लग गई कहीं? तो लोगन बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे पास हीलिंग फैक्टर है और मैं बहुत जल्द हील कर जाऊँगा, तुम उस सब की टेंशन नहीं लो, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ मिला।
तो वो बताता है कि नहीं, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, मेरी रीड और हेनरी पेम दोनों से बात हुई थी और वो दोनों बेचारे अभी तक उसी रिसर्च में लगे हुए हैं कि वो कोई प्रोटोकॉल ढूंढ सकें। और हमारा जो स्कॉट है यानी कि साइक्लॉप जो है उसने भी यूटोपिया के अंदर एक आदमी को बुलाया है और स्कॉट ने जो है वॉरेन को बुलाया है यानी कि एंजल को। और वो बोलता है कि वॉरेन के पास यानी कि जो एंजल है उसके पास भी बहुत सारे जेनेटिक सैंपल्स वगैरह हैं और वो कल ही हमारे पास आने के लिए निकल चुका है, तो अब हमें उसके आने का ही इंतज़ार है कि हो सकता है उसके आने से हमें कोई खुशखबरी मिले। तो लोगन बोलते हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है कि साइक्लॉप्स ने कम से कम अपने साथ दूसरों को तो शामिल किया ना, उसने अपना एटीट्यूड ख़त्म किया। और अगर रही बात वॉरेन की तो मैं उसको फील्ड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि जो कुछ भी मैं जिसका पीछा कर रहा हूँ वो उड़ सकता है और एंजल की मदद से मैं उसको फ़ौरन से पकड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन हम दूसरी तरफ शहर में देख रहे होते हैं कि ये बीमारी बहुत जल्दी से फैल चुकी होती है। अब हर कोई जो है यही हरकतें कर रहा होता है, सब जो है बस यही बोल रहे होते हैं कि मीट मीट यानी कि गोश्त और गोश्त। और हम देखते हैं कि लोगन जब वापसी घर पर आता है वो सारी कहानी रीड रिचर्ड वगैरह को बताता है तो सू एकदम पूछती है कि तुमने बच्चों को मारा, मेरा मतलब वो बच्चे ही थे ना। तो लोगन बोलते हैं कि नहीं, वो बच्चे नहीं थे, अगर अब तुम उनको नहीं मारोगे तो वो तुम्हें ख़त्म करके रख देंगे। तो मुझे थोड़ा बहुत उनके साथ टफ होना पड़ा और मुझे उनको ख़त्म करना ही पड़ा। और बताते हैं रीड के अब ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल चुकी है। हमें रिपोर्ट्स पूरे न्यूयॉर्क, अब यहाँ तक कि न्यू जर्सी से भी रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की रिपोर्ट्स हमें दे रहे हैं। तो लोगन बोलता है कि इसका क्या मतलब है आखिरकार। तो हैंक में बताने की कोशिश करते हैं कि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये बीमारी काफ़ी हद से पहले ही इस शहर में फैल चुकी है, लेकिन असर अब ये हल्के हल्के कर रही है और पहले उन लोगों पे कर रही है जिनका मेटाबॉलिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लोगन पूछता है चलो ये बताओ कि यूटोपिया से वो आया, एंजल आया क्योंकि उसके पास कुछ नए नए किस्म के सैंपल्स हैं और एक कटिंग एज जेनेटिक मशीन भी है, तो उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। तो रीड बोलता है कि हाँ हाँ हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कब तक आएगा, वो तो वहाँ से कल निकल चुका था। एक मिनट, क्या तुम कह रहे हो कि वो अभी तक यहाँ पे पहुँचा नहीं? तो रीड बोलते हैं कि नहीं, यहाँ पे अभी हमारे पास तो कोई पहुँचा नहीं और ना हमारी किसी से बात हुई। तो रीड हम देखते हैं कि रीड जो है साइक्लॉप से बात करते हैं और बोलते हैं कि अभी तक वॉरेन हमारे पास पहुंचा नहीं। तो साइक्लॉप बोलता है कि डैम इट, वो हमेशा ऐसा ही करता है कि वो कभी भी रिपोर्ट बैक नहीं करता है। मैं उसके ट्रांसपॉन्डर की तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ और लोगों को बोलो कि उसको जाकर ट्रैक करे। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि स्कॉट ने बोला है कि उसका प्लेन जो है एक लॉक था, लेकिन ट्रांसपॉन्डर के जरिए हमें पता चल रहा है कि वो सेंट्रल पार्क में कहीं है, तो तुम प्लीज़ जाओ और पता लगाओ कि ये सब हो क्या रहा है। और रीड बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें वॉरेन की हेल्प चाहिए, तुम्हें उसको ढूंढना ही होगा ताकि तुम साइलॉक के किलर्स का वगैरह का पता लगा सको उसकी मदद से, और मुझे पर्सनली उसके जो हैं सीक्वेंसर्स वगैरह चाहिए ताकि मैं अपनी रिसर्च आगे बढ़ा सकूं। तो लोगन बोलता है कि कोई बात नहीं रिचर्ड, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे खिलौने वहाँ से कुछ भी करके लेकर आऊँगा। और वो हम देखते हैं कि हैंक पिम उसको बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि लेकिन तुम जब बाहर जाओ तो ये देखना कि चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो या कुछ भी हो, अब तुम्हें उसके ऊपर आसरा नहीं करना है। तुम चाहो तो उसको आम तरह से मार सकते हो क्योंकि हमें पता है कि स्पाइडरमैन की क्या हालत हो रही है, वो एक पेशेंट ज़ीरो है और ये प्लाक उसका है। मतलब हमारे पास सबसे पहले जो आया था वो स्पाइडरमैन ही आया था, जो कि पेशेंट ज़ीरो के नाम से लोग उसको बुला रहे हैं। और वो बोल रहा है कि अब मेरे ख्याल से ये वो वक्त आने वाला है कि हम अनकरीब अपने दोस्तों और अपनी फैमिलीज़, अपने लोगों को खुद ही मार रहे होंगे। तो लोगों चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है पेम कि तुम यहाँ पे बैठ के जब अपने नंबरों से खेल रहे थे तो मैं बाहर क्या कर रहा था? तो हैंक पिम बोलता है कि लेकिन तब भी तुम्हें ये अकल नहीं आई है कि ये कोई फ़ाइट नहीं है लोगन, अब हम उस फाइट से बहुत आगे जा चुके हैं, अब ये एक वॉर बन चुकी है, इनके डीएनए के अंदर चेंजेस हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक नई किस्म की स्पीसीज़ बन चुके हैं। ये लोग अब वो नहीं हैं जिनको हम कभी जाना करते थे, मेरे ख्याल से अब तो ये ह्यूमन बींग्स भी नहीं हैं। ये बोलते हैं कि ये एक नई किस्म की ब्रीड है जिनको हम कैनिबल प्रीडेटर्स कह सकते हैं, जबकि इनके पास इनकी सुपर पावर्स वगैरह कुछ भी ना हो, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। हमें इस बारे में जल्द से जल्द कुछ करना होगा। वो बताता है न्यूयॉर्क में तकरीबन 8 बिलियन पीपल रहते हैं और हमें इन सब के बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जल्द से जल्द हमें क्योर ढूंढना पड़ेगा। और वक्त जो है बिल्कुल हमारे ख़िलाफ़ है, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है और हो सकता है कि हमारे पास जब वक्त ख़त्म हो जाए तो हमें उन सबको ही मारना पड़े। और हम देखते हैं कि वुल्वरीन जो है उस जहाज़ को ट्रैक करने के लिए वहाँ पर निकल जाता है सेंट्रल पार्क में, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पहुँचता है तो वॉरेन यानी कि एंजल, उसके ऊपर भी वो बीमारी आ चुकी होती है और वो भी यही चिल्ला रहा होता है कि मीट मीट। और हम देखते हैं कि लोगन जो है आखिरकार उसको भी मार देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और वहाँ पर बैठ जाता है अफसोस करने के लिए, क्योंकि वो कभी उसका दोस्त हुआ करता था। और इस तरह हम देखते हैं कि वुल्वरीन उस प्लेन से जब बाहर निकल कर आता है तो उसको रास्ते में और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन लोगन सबको मार रहा होता है। और वो बोलता है कि हैंक पिम ने शायद सही कहा था कि मुझे अपने दोस्तों को भी मारना पड़ेगा, और अब बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैंने पीटर को मार दिया, मैंने वॉरेन को मार दिया, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को मार दिया, और अब ये मेरा आखिरी दोस्त है मैंने जिसको मारा है, इसके अलावा मैं उन सबको मार चुका हूँ। टू बी कंटिन्यूड।